साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। वैचारिक समझ है वो कहाँ से पैदा हुआ, विचारधारा का मूल तत्व कहाँ पर से मिला है, इस पर हम विस्तारित चर्चा करेंगे। साथ ही एक परिस्थिति और ध्यान रखना है, विचारधाराओं का बनने का एक विकास क्रम होता है। 1850 से लेकर 1950 तक के बीच में ये बड़ा समय था जब दुनिया के देशों का बनना, अलग अलग राष्ट्रों का बनना और एक व्यवस्था परिवर्तन का समय था। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद से राजाशाही व्यवस्था का अंत होना सुनिश्चित हो गया था। राजाशाही व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो आंदोलन हुए या जो पलटने का जो संघर्ष हुआ, वो सारा संघर्ष क्रांतिकारी आंदोलन था, हथियारबंद क्रांति से हुआ। दुनिया के इतिहास के हर देशों में, सबके इतिहास में राजाशाही व्यवस्था को वहाँ की देश की जनता ने हथियारबंद क्रांति से ख़त्म किया। तो इस समय में राजाशाही व्यवस्थाएं ख़त्म हो रही थी, नई पूंजीवादी व्यवस्थाएं बन रही थी। उसके बाद से फिर तीसरा जो विचारधारा कार्ल मार्क्स के आने के बाद समाजवादी विचारधारा बहुत ताकतवर रूप में सामने आई। तो फिर क्या हुआ, राजाशाही व्यवस्था को ख़त्म करने के बाद से फिर क्या होने लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था के लिए क्रांतियां होने लगीं। कुछ देशों में पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था कायम करने का आंदोलन हुआ, जिसमें रूस है, चीन है, वियतनाम है, क्यूबा है। ये बड़ी बड़ी क्रांतियां हैं जहां राजाशाही व्यवस्था के बाद फिर जो है वहाँ समाजवादी क्रांति हुई। ये पूरी क्रांतियों का जो विस्तारित चर्चा है, वैचारिक एकता का आधार जो हमारी किताब है उसके अंदर है, उसको पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो ये जो क्रांतियां हुई सब हथियारबंद क्रांतियां हुई, इस बात को ध्यान रखना है। और आप देखेंगे कि इस समय दो तरीके की धाराएं थी। एक तो जो है जैसे जो फांसीवाद, एक नस्लीय चेतना, अलग अलग दुनिया के विकास क्रम में हम इतिहास में देखते हैं तो अलग अलग तरीके की नस्ल पैदा हुई, नस्ल कह सकते हैं उनको। अमेरिका का जो समाज था वो एक नस्ल था, फ्रांस का समाज था वहाँ का वो एक नस्ल था। कुल मिला करके एक नस्ल का जो है राष्ट्र बनाने का सिद्धांत दुनिया के सामने था। हिटलर का सिद्धांत जो है नस्ली चेतना के आधार पर था, हिटलर का, मुसोलिनी का, और एक खास नस्ल का वो राष्ट्र कायम करना चाहते थे। उस नस्ली चेतना की विचारधारा ने हिटलर को यहूदियों का कत्लेआम करने के लिए विवश किया। तो ये नस्ली चेतना का जो सिद्धांत था उसको मुसोलिनी और हिटलर ने ईजाद किया, जिसको फांसीवाद कहा उन्होंने। और यही जो विचार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मुसोलिनी से मिलकर के आए, हिटलर से उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ली। और उस समय एक कॉन्सेप्ट था फांसीवाद के अंदर, वो स्वयंसेवक का था। आप देखेंगे स्वयंसेवक शब्द जो है ये सबसे पहले मुसोलिनी ने पैदा किया था। स्वयंसेवकों का जो ग्रुप है, स्वयंसेवक का जो संघ है, वो मुसोलिनी ने बनाया था। फिर हिटलर ने स्वयंसेवक का एक संगठन बनाया था जो स्वयंसेवक को राष्ट्रवाद के नाम पे खड़ा किया था। और राष्ट्रवादी जो है वो स्वयंसेवक है। और इन्हीं स्वयंसेवकों ने हथियारबंद तरीके से इस फांसीवाद को कायम किया था, लड़ करके, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरीके का सिद्धांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरी दोनों धाराओं को साथ जुड़ करके मिल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनाया था। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी पैदा हुआ, हिटलर पैदा हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी नस्ली चेतना की विचारधारा से ओतपोत होकर के और खुश होकर के, क्योंकि इसी तरीके की धारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो बनाना चाहते थे, तो उन्होंने इन सबसे शिक्षा लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। तो स्वयंसेवक शब्द कहाँ से आए? स्वयंसेवक संघ जो नाम है ये भी मुसोलिनी और हिटलर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया हुआ है। उसमें राष्ट्रीय जो भर जोड़ा, बाकी स्वयंसेवक जो शब्द है ये मुसोलिनी और हिटलर का है। दूसरा आप एक ध्यान देंगे कि
इनका एक खास ड्रेस है, ड्रेस कोड है। उसके अंदर काला टोपी है, एक खाकी का पैंट है, शर्ट है। जो भी ये पूरा ड्रेस है, ये ड्रेस एक्चुअल मुसोलिनी ने डिजाइन किया था, मुसोलिनी ने डिजाइन किया था। अब जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं, तो जो हिंदुत्व का दर्शन सावरकर जी ने बाद में बनाया, मैं उस पर बात करूंगा अलग से। तो आप ये देखेंगे कि हिंदुत्व का जो विचारधारा है, उस पूरे विचारधारा में, चाहे वो मराठा हो, मराठा से बोलते हैं, या आगे भी जो धर्म के नाम पे जितने भी तरीके से राजा रहे हैं, किसी ने काली टोपी नहीं लगाई। आप देख, किसी ने काली टोपी नहीं लगाई, किसी ने इस तरीके की ड्रेस नहीं पहनी। तो ड्रेस कहां से कॉपी हुई? वहां से। दूसरा एक और है मातृभूमि का जो कॉन्सेप्ट, मातृभूमि का कॉन्सेप्ट भी हिटलर और मुसोलिनी से लिया है, ये ध्यान रखना है। उन्हीं से फिर ये डिजाइन किया है लेकर के। तो आप देखेंगे कि वो मातृभूमि को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ। आप ऐसा हाथ करने का जो विचार है, या प्रार्थना करने का, ऐसे प्रार्थना करने का हमारे भारतीय दर्शन में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जितने भी परंपराएं हैं, चाहे आस्तिक हो, जितने भी तरीके के परंपराएं हैं भारतीय दर्शन के अंदर, दर्शन है, किसी भी दर्शन में, किसी भी स्तुति में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसे करने का, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। तो ऐसे कौन करता था? ऐसे मुसोलिनी करता था। तो मुसोलिनी करता था और हिटलर करता था। तो ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। ये कहाँ से लेके आया? ये मुसोलिनी और हिटलर से लेके आया। तो आपको ये समझना है, तथ्यात्मक विश्लेषण है, ये कोई बनावटी कथा नहीं मैं आपको सुना रहा हूँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ड्रेस, टोपी, ये वाला मातृभूमि को सलाम करने का, प्रार्थना करने का तरीका, साथ में जितने भी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, जो सारे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुए? मुसोलिनी और हिटलर की विचारधारा से। अब इसको थोड़ा सही तरीके से बनाया, सही तरीके से जोड़ा, भारतीय दर्शन के या भारतीय परिस्थिति के हिसाब से। वो काम किसने किया? वो विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया। सावरकर जी उस समय के राष्ट्र जो बन रहे थे, दुनिया की विचारधाराएं जो बन रही थी, सावरकर ब्रिटेन भी पढ़ने के लिए गए थे। तो जो दुनिया के स्तर पर जो विचारधाराओं का समझ चल रहा था, वो सब समझ के साथ उन्होंने हिंदुत्व का दर्शन बनाया। हिंदुत्व शब्द का इजाद सावरकर जी ने किया। या विस्तारित समझना चाहते तो फांसीवाद का मेरा वीडियो है सेपरेट, जो फिलॉसफी का फोल्डर है उसके अंदर, उसको आप सुन लीजिए। मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया है, और उसमें हिटलर का वीडियो भी है, मुसोलिनी का वीडियो भी है, विस्तृत में है। आप समझ पाएंगे तो पूरी चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये जो है धाराओं का हमको अलग अलग ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक आधार कहाँ से आया? फांसीवाद से आया। राष्ट्र बनाने का सिद्धांत कहाँ से आया? फांसीवाद के कॉन्सेप्ट से आया। मुसोलिनी और हिटलर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसके अंदर से आया। हिटलर तो अपने आप को आर्य कहता था। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो दुनिया के स्तर से आर्यों की सभ्यता का निशान है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, उनको समझना चाहिए कि हिटलर ने स्वास्तिक के चिन्ह को अपना प्रमुख चिन्ह बनाया था। उसकी पार्टी का निशान था, आर्यों का निशान था। वो आर्यों की नस्ल को इकट्ठा करने के लिए उसने स्वास्तिक के चिन्ह का इस्तेमाल किया था। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है अलग अलग तरीके से, हमारा हिंदू दर्शन या हिंदू धर्म या आर्यों की जो सभ्यता है, उसकी पूजा पद्धति का प्रमुख जो निशान है वो स्वास्तिक का निशान है। स्वास्तिक का निशान जो है हिटलर का निशान था। हिटलर ये कहता था कि हम शुद्ध आर्य हैं, आर्यों की हम प्रमुख सबसे पुरानी जो नस्ल है वो नस्ल हम हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस विचारधारा का बेस क्या है?
फांसीवादी जो विचारधारा है, हिटलर मुसोलिनी की जो विचारधारा है, नस्ली चेतना के आधार पर ये राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। ये एक राजनीति धर्म के नाम पर पैदा की गई थी, नस्ल के नाम पर चेतना पैदा की गई थी। इसलिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन में से लेकर के आगे जो प्रमुख रोल है, वो रोल गुरु गोलवलकर ने निभाया वैचारिक रूप से। उनकी 2 किताबें हैं, एक हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, जिस किताब ने हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का नींव रखा। आगे चल कर के उन्होंने बहुत विस्तार से हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार नवनीत उनकी किताब छपी, जिसमें उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के तथ्य और विचार और वैचारिक आधार उन्होंने दिया। उसके हम प्रमुख तत्वों पे, विचारधाराओं पे आपके सामने में कुछ तत्व आपके सामने रखूँगा ताकि आप समझ सकें। उसके साथ में सबसे पहला जो काम किया था वो विनायक दामोदर सावरकर जी ने हिंदुत्व का दर्शन रखा था। वह हिंदुत्व के दर्शन को इस पूरी विचारधारा से, जो दुनिया की पूरी विचारधारा थी, इससे पूरा निचोड़ निकाल करके इस पूरी विचारधारा का भारतीय दर्शन के हिसाब से हिंदुत्व का दर्शन पहले विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया, और हिंदुत्व के दर्शन से आगे गुरु गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कनेक्शन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रमुख लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र कायम करना, इस हिंदुत्व के दर्शन के हिसाब से इस सबको कनेक्ट करके ये बना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए बनाया गया ताकि हम इस पूरी विचारधारा को देश के ऊपर लागू कर सकें। इसलिए सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन। और इस पूरी विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन किसके साथ है? मुसोलिनी और हिटलर के नस्ली चेतना के आंदोलन के साथ। इन सारे तथ्यों को जोड़कर हमको ध्यान रखना है। अब दूसरा पक्ष साथी समझना है, वो आर्थिक पक्ष है। क्योंकि मैं फिर समझा रहा हूं कि आर्थिक पक्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई बात नहीं करता, क्योंकि आर्थिक पक्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या बाकी जो लोग हैं इस पूरे हिंदू राष्ट्र की धारा के, चाहे वो सावरकर जी हों, गुरु गोलवलकर जी हों, और भी जो भी सरसंचालक रहे हैं या जो भी इस विचारधारा के लोग रहे हैं, उन्होंने कभी भी आर्थिक पक्ष पे बात नहीं की। क्योंकि वो मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं, और मनुस्मृति का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर, उसी को वो सही मानते हैं। तो आर्थिक पक्ष में जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था है, जैसे शूद्रों का काम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करना, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके लोग इस बात को जोड़ दे के बोलते हैं। इसलिए शूद्रों को धन दौलत संपत्ति नहीं रखना है, 3000 साल तक रखने नहीं दिया। तो संपत्ति नहीं रखना है तो संपत्ति किसको रखना है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को रखना है। तो अभी पूंजीवादी व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह कौन आ गए हैं? वो पूंजीपति आ गए हैं। ये भी स्ट्रक्चर बदल गया, इसको ध्यान रखना है। तो अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह किसने ले ली है? पूंजीपतियों ने ले ली है। और शूद्र में कौन थे उस समय? शूद्र में थे पूरी ये जातियां थीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके बाकी सब जातियां, ओबीसी की सारी जातियां। ये सारे लोग कौन थे? जिसमें राजपूती भी हैं। राजपूत वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं है, राजपूत बाद में पैदा हुए। राजपूतों का भी मेरा वीडियो है, उसको आप सुन सकते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के सारे शूद्र हैं। तो अब नई व्यवस्था में क्या हो गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह जो है पूंजीपतियों ने ले ली है, और शूद्रों की जगह मेहनतकश वर्ग ने ले ली है। मेहनतकश वर्ग कौन है? मजदूर, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, जो अपना मेहनत करके, श्रम करके अपने जीवन को चलाता है, काम करके, खेतों में काम करके। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों कोई काम नहीं करते थे। ये ध्यान रखना है
ये अनुत्पादक वर्ग थे, ये कुछ भी पैदा नहीं करते थे। संसाधन कौन पैदा करता था? संसाधन पैदा करते थे शूद्र और वैश्य। वैश्य और शूद्र संसाधन पैदा करते थे, और जो है ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों संसाधनों का उपयोग करते। जो भी पैदा होगा उसके मालिक यही होते थे, सबसे पहले यही उसका उपभोग करते थे, इन्हीं के पास वो संसाधन होते थे। मगर पैदा कौन करते थे? शूद्र और वैश्य। वैश्य का मैन पावर कौन था? शूद्र थे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो परिस्थिति बदला है इसमें, अब मैन पावर कौन हो गया है? मैन पावर में आज की तारीख में ब्राह्मण के बच्चे भी हैं, क्षत्रियों के बच्चे भी हैं, वैश्य के बच्चे भी हैं, और शूद्र तो हैं ही हैं। शूद्र तो पहले से थे, उनके पास कुछ था नहीं है, तो आज भी उनके पास कुछ नहीं है उस हिसाब से। इसीलिए मैन पावर में आप देखेंगे मेहनत कश वर्ग, अभी क्या वर्गीकरण हो गया, एक तरफ पूंजीपति वर्ग, एक तरफ मेहनत कश वर्ग। तो मेहनत कश वर्ग में चारों वर्णों के लोग हैं। ये चेतना किसी के दिमाग में नहीं है, ना कोई इसकी बात करता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो बच्चे उनको भी इस बात को समझना है। तो अभी वर्गीकरण बदल गया है। तो अभी देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र क्या हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे अब जो धर्म के आधार थे, धर्म को कौन चलाता था? राजा चलाते थे, राज सत्ताएं चलाती थी, वही संसाधन देते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, ब्राह्मण क्षत्रिय को। तो अभी का जो व्यवस्था है धर्म को, इसको कौन चलाता है? अभी पूंजीपति चलाते हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी को कौन पैसा देता है? पूंजीपति देते हैं। इतना भारी पैसा देते हैं कि वो कभी आम जनता से पैसे मांगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पैसा कौन देता है? धर्म से उनको पैसा आता है, मंदिरों से उनको पैसा मिलता है, और बाकी पूंजीपति पैसे देते हैं, क्योंकि उनका संगठन ऐसा है, वो पंजीबद्ध नहीं है, तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कौन पालता है, कौन पैसा देता है? वो पूंजीपति देते हैं। तो पूंजीपति के लिए कौन काम करता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। हिटलर और मुसोलिनी ने किसके लिए काम किया था? पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपति बड़े, हिटलर के टाइम पे इतने विकास काम, पूंजीपति माला माल हो गए थे। आज नरेंद्र मोदी के राज में कौन माला माल हो रहे हैं? पूंजीपति माला माल हो रहे हैं। तो आर्थिक पक्ष में हमको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र है वो आर्थिक पक्ष में पूंजीपतियों के साथ है। तो वर्ण व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इतना सा समझाया। बाकी विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरे वीडियो हैं, उसमें फिलॉसफी वाले फोल्डर में, उसको आप सुन लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये जो विचारधारा है, हमको इस विचारधारा को अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखना कि आर्थिक पक्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई चर्चा नहीं करता। कभी इनकी क्लासों में या इनकी जो शाखाएं लगती हैं उसमें कभी रोजी रोटी रोजगार की कोई बात नहीं होती है। इस तरीके की सिद्धांत की कोई बात नहीं होती है कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो, मजदूरों का, गरीबों का राज कायम हो। उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहता है हमेशा। गरीब आदमी की बात नहीं करता, आर्थिक स्तर बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, भौतिक संसाधन आम जनता को मिले उसकी कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ धर्म के नाम से आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करता है, और धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, और धर्म के नाम से वोट लोग देते हैं। और नस्ली चेतना से जगाने से नस्ल जैसी जागृत होती है तो आदमी को गौरवान्वित होता है, आदमी खुश होता है, आदमी का जो दिमाग खुशी के मारे झूमता है, और वो अपनी जिंदगी के असल सवालों को छोड़ देता है, भूल जाता है। ये एक नशा टाइप का होता है नस्ली चेतना का, और उसमें गौरवान्वित होकर के वो कुछ भी करवा लो उससे। इसलिए अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग बीजेपी को या मोदी को ऐसा सपोर्ट करते हैं जो अंधे रूप में करते हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं कि क्या, ना उनको विचारधारा से मतलब, ना उनको ना कोई समझ है, ना कोई समझना चाहते हैं, ना कोई सुनना चाहते हैं। अंधभक्त
हिटलर ने भी अंधभक्त पैदा किए थे। हिटलर का वीडियो है मेरा फिलॉसफी में, एक बार सुन लीजिए आप, मज़ा आ जाएगा। जो हिटलर ने किया था वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही आरएसएस कर रहा है, डिक्टू कर रहा है। सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन हो रहा, ऐसे ही महिमा मंडन हिटलर का हुआ था। उसने भी अंधभक्त पैदा किए थे, ये भी अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। सारा एक एक चीज़ है, उसको आप वीडियो को सुनिए, मज़ा आ जाएगा। तो इस विचारधारा को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का इजाद कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ, और इनका लक्ष्य क्या था, और ये आगे कहाँ जाएंगे। इसलिए जब मैं पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगा तब आपको एक एक चीज़ पकड़ में आ जाएगी कि ये क्या करेंगे, ये हमारे देश के हित में है या नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो साथियों, इस छोटी सी वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप विचारधारा का जो पक्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये कैसे आए, कहाँ से आए, किस धारा से निकले, कैसे कॉपी किया, मैंने आपके सामने रखा। और जो मैंने तथ्य रखे हैं, यदि आप इसको कुछ भी किसी तथ्य में आपको गलत लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या आपको असत्य लगता है, सत्य नहीं लगता है, तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम आपको आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे। सत्य यही है। आप अंधे होकर रहना चाहते रहें, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका नुकसान होना, आपके बच्चे बर्बाद होने हैं, जो ये पूरी विचारधारा है। अभी मैं आर्थिक नीतियों को समझाऊंगा, तब आपको सारी बात समझ में आएगी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा धारा कहाँ से बना, कैसे बना, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि दुनिया में कितने तरीके के राष्ट्र बनने के सिद्धांत हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप आगे की विचारधाराओं के, अपने देश की जो विचारधारा, उसको समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को साथी यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले जो वीडियो हैं उनको ज़रूर सुनें। हमारी किताबें 6 हमने पब्लिश की हैं, वो किताबें आप पढ़ सकते हैं। 6 किताबों का सेट 350 रुपये का है। और ये पहली किताब का नाम है राजनीति, दूसरी किताब का नाम है राजकन्या का नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधाराएं, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, 5वीं किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार, जिसमें दुनिया की क्रांतियों का चर्चा है, विचारधारा का चर्चा है, जो मैंने आपको समझाया। 6वीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। ये 6 किताबें भी यदि आप पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी है आपको बहुत सारा जानकारी आपके अंदर होगा। हमारा जो लेफ्ट हैंड चैनल है उसमें फिलॉसफी का फोल्डर और भी बहुत सारे फोल्डर हैं जो हमने उस बनाए हैं। उसमें बहुत सारे नॉलेज की चीज़ें हैं, आप उनको सुन सकते हैं, अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी जो हमने मेहनत की है इसका फ़ायदा लेंगे अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लोगों को भी कहें कि हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इस पूरी दुनिया की जो विचारधारा है इनको समझने के साथ अपने खुद की समझ को विकसित बनाने का कोशिश करें। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, थैंक्स।